चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज टिल नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। नाउ वी विल बी मूविंग टू द कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, व्हाई इट इज नीडेड, व्हाट आर द वेरियस टर्म्स यूज्ड इन एपीटी पार्ट प्रोग्राम, एपीटी होता है, नॉट एटीपी, कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये सारी चीजें इस लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है मेरी सर? यस सर, आ रही है। ठीक है, तो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, देखो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है? ये जो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है वो प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल, मतलब ज्यादातर तब यूज करते हैं, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग तब ज्यादातर यूज करते हैं मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में क्या था, जनरली हम मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग तब यूज करते हैं जब केवल पॉइंट टू पॉइंट मोशन टाइप का होता है या बहुत सिंपल ज्योमेट्री होती है। इन दैट केस वी विल बी यूजिंग मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग जिसमें हमारा टर्निंग भी हो सकती है, सिंपल टर्निंग भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल टर्निंग हो गया आपका, ड्रिलिंग हो गई, सिंपल ड्रिलिंग, पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल यहाँ पे होता है, और सिंपल मिलिंग हो गई। सिंपल मिलिंग मतलब जब आपकी ज्योमेट्री ज्यादा टफ नहीं है, मतलब ज्यादा कर्व उसके अंदर नहीं है, इन दैट केस यू विल बी यूजिंग मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। लेकिन जब कुछ शेप थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शेप हो जाती है, इन दैट केस उस केस में उसकी मशीनिंग मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग हो तो जाएगी, लेकिन उसका प्रोग्राम काफी बड़ा बनता है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इन दैट केस वी विल बी यूजिंग कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग। उस टाइम पर हमें कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यही है कि वाई मैनुअल कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग इज बेनिफिशियल ओवर मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। देन यू कैन राइट because in case of the computer aided manual part programming, when the shape of an object we want to produce is complex shape, then it becomes a quite complicated and tedious and time consuming process for manual part programming. That's why computer aided part programming is used. Okay, so this is the basic why we are moving towards the computer aided part programming. Manual part programming generally point to point control system होता है हमारा, ड्रिलिंग होल्स, सिंपल टर्निंग मिलिंग ऑपरेशंस के लिए। इन दैट केस वी विल बी यूजिंग मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग। लेकिन ज्यादातर जो शेप हमारी अवेलेबल होती है, ज्यादातर जो शेप हमारी होती है, वहां पर क्या होता है कि अगर आप मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग वहां पर करोगे कॉम्प्लेक्स शेप में, तो वो टाइम कंज्यूमिंग रहेंगी, साथ के साथ टीडियस जॉब होगी, थोड़ा सा टफ जॉब होगा, और साथ टाइम कंज्यूमिंग टफ जॉब, और क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग की जगह पर हम क्या करते हैं, वी विल बी यूजिंग कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, बिकॉज ए नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटर्स विल बी अवेलेबल ओवर देयर। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि जो व्हीकल हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, ठीक है, आजकल पहले व्हीकल तो नॉर्मली इस तरीके से बना देते थे कि भाई नॉर्मल शेप आ गई, यहाँ पर एक आगे यहाँ बना दिया, ये आपका ट्रक बन गया, दो व्हील नीचे लगा दिए, आगे वाला ये हो गया, यहाँ दो व्हील लगा दिए, काम खत्म हो गया साहब। ये एक ट्रक और एक यहाँ बना दिया, दो व्हील लगा दिया, आपका ट्रक बन गया, ऐसे काम चल जाता। लेकिन आजकल आप लोगों ने देखा होगा स्टाइलिश बन के आ रहे हैं ट्रक, जो स्टाइलिश मतलब एरोडायनामिक इफेक्ट को भी इंक्लूड किया जा रहा है ना। आप लोगों ने देखा होगा पहले हेलमेट की डिजाइन अलग थी, अब हेलमेट की डिजाइन भी चेंज हो गई है। व्हीकल जो आते थे, व्हीकल की बॉडी की डिजाइन भी चेंज हो गई है ना, है क्या नहीं। स्ट्रीम लाइन शेप हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि ड्रैग को कम से कम किया जाए, जिससे कि रेजिस्टेंस उसकी कम किया जाए और उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जाए। तो वहां पर क्या करते हैं, बहुत सारे कर्व बन जाते हैं। कोई ऐसा कर्व बन गया, फिर मान लिया फिर यहाँ से कर्व बन गया, फिर यहाँ कर्व बन गया, यहाँ भी कर्व दे दिया, एक कर्व यहाँ निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा कर्व यहाँ भी दे दिया, इस तरीके से यहाँ गए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दिया, फिर यहाँ ऊपर उठा दिया, फिर यहाँ कर्व दे दिया, इस तरीके से। मतलब इस टाइप की कर्वेचर बहुत सारे जो भी हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व वी विल बी यूजिंग इन दोस। तो उस टाइम पर उसकी जो भी, क्योंकि कंपोनेंट हमें बनाने हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसका जो भी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग विल नॉट बी beneficial or will be a tedious work for us. In that case computer aided part programming is used. ठीक है, तो बहुत सारी पार्ट प्रोग्रामिंग जो भी मैनुअल कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई फॉर कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए, और जो इम्पोर्टेंट, जो भी मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम वाज द एपीटी प्रोग्रामिंग। एपीटी दैट इज ऑटोमेटिक
और ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स, ठीक है। दिस वाज अ लैंग्वेज फॉर ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्रामिंग एंड दिस लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, है ना, नाम सुना होगा, नंबर 1 यूनिवर्सिटी है QS रैंकिंग में भी। QS रैंकिंग समझते हो ना, तो QS रैंकिंग में पहले नंबर पे आती है वर्ल्ड में, फर्स्ट नंबर पे है। तो वहाँ के जो भी पीपल थे उन्होंने डेवलप किया, और जिसमें पॉइंट टू पॉइंट के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस पाथ प्रोग्रामिंग दोनों टाइप के कंट्रोल वहां पर थे, अप टू 5 एक्सिस मोशन कंट्रोल। 5 एक्सिस मोशन कंट्रोल के लिए हम इसको यूज कर सकते थे। इसके बाद एक और लैंग्वेज आई थी ADAPT। तो ये जो ADAPT लैंग्वेज थी, एडवांस टाइप की थी, वो IBM ने डेवलप की थी, और इसमें भी पॉइंट टू पॉइंट के साथ साथ कॉन्टिन्यूअस पार्ट प्रोग्रामिंग दोनों मेथड अवेलेबल थे, कॉन्टिन्यूअस एज वेल एज पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम। लेकिन ये उतनी पावरफुल नहीं थी APT से ज्यादा पावरफुल नहीं थी। तो फिर एक और लैंग्वेज थी EXAPT। ये लैंग्वेज जर्मनी ने डेवलप की थी, जर्मनी के अंदर। तो इसमें हालांकि थोड़ी सी ऑप्टिमाइजेशन, जो कटिंग टूल जो होता था उसकी ऑप्टिमाइजेशन, कटिंग टूल की जो स्पीड थी उसकी ऑप्टिमाइजेशन पर और उसकी फीड की ऑप्टिमाइजेशन पर काफी काम किया गया। और इसके 3 वर्जन थे, एक्सेप्ट1, एक्सेप्ट2 और एक्सेप्ट3, ठीक है। तो पहला वर्जन था वो ड्रिलिंग और स्ट्रेट कट के लिए यूज किया जाता है, स्ट्रेट कट मिलिंग के लिए, दूसरा वाला टर्निंग के लिए, और तीसरा कॉन्टूरिंग मोशन के लिए, ठीक है। So this is why we have a basic idea about the part programming, computer aided part programming, the languages used until now, the development of various languages for aided part programming, computer aided part programming. But how this computer aided part programming is executed? होता क्या है इसके अंदर? तो देखो, आपके पास कुछ वर्कर्स होते हैं, जैसे मान लिया जो ऑपरेटर हमारे पास होता है, प्रोग्रामर होगा हमारे पास, ठीक है। प्रोग्रामर होगा इसमें, प्रोग्रामर। तो प्रोग्रामर का काम क्या होता है? जो प्रोग्रामर होता है, उस प्रोग्रामर का काम क्या होता है? ज्योमेट्री को डिफाइन करना। ज्योमेट्री जो है, उस ज्योमेट्री को डिफाइन करना। भाई अगर सर्कल है कोई, तो सर्कल को डिफाइन कर दो भाई, ज्योमेट्री को डिफाइन करना पहला काम। दूसरा काम उसका होता था कि पाथ, टूल पाथ स्पेसिफाई करो, टूल पाथ, स्पेसिफाई द टूल पाथ। मतलब अगर आपको मशीनिंग करनी है, अगर कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आपका जो टूल है, कटिंग टूल है, वो किस किस पाथ से होकर के, किस रास्ते से होकर के पूरी मशीनिंग करके जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैं सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लिया एक प्लेट है, मुझे इसकी एंड मिलिंग करनी है, एंड मिलिंग करनी है, तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा कटर यहां से जाए, कुछ कहेंगे नहीं हमारा कटर इस वाले पाथ से होकर के जाए, कुछ बोलेंगे। मान लिया कुछ बोले कि नहीं, पहले हमारा पाथ यहाँ गया, इधर गया, यहां से फिर यहाँ गया, यहां से यहाँ गया, यहां से फिर इधर गया, मान लिया फाइनली इधर आ जाएगा। वो कुछ लोगों ने बोला नहीं, हम इसको नहीं फॉलो करेंगे, वी विल बी फॉलोइंग दिस पाथ, यहाँ से यहाँ जाओ पहले, फिर यहाँ से यहाँ जाओ पहले, फिर यहाँ से यहाँ जाओ, मतलब डिफरेंट पाथ है, ठीक है। तो प्रोग्रामर का पहला काम क्या हो गया कि भाई ज्योमेट्री डिफाइन करो। तो ज्योमेट्री मतलब अगर कोई ज्योमेट्री है तो ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो आपको रेक्टेंगल डिफाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पर कोई कर्व दिया गया तो कर्व भी डिसाइड करना पड़ेगा, अगर यहाँ भी कर्व दिया तो इसको भी डिसाइड करना पड़ेगा, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, नॉट डिसाइड, इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जितनी भी ज्योमेट्री, अगर एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो आप बनाना चाह रहे हो, जो भी शेप बनाना चाह रहे हो, जो भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, उसमें जितनी भी ज्योमेट्री, उन सारी ज्योमेट्री को आपको सबसे पहले डिफाइन करना है। ये काम कौन करता है इसके अंदर? प्रोग्रामर करता है। प्रोग्राम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें भी जब भी हम APT पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, ATP ऑटोमेटेड APT पार्ट प्रोग्रामिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल, जो भी ये प्रोग्रामिंग जब हम करेंगे, तो इस प्रोग्रामिंग में भी हमें ज्योमेट्री भी डिसाइड करनी पड़ेगी, ज्योमेट्री बतानी पड़ेगी। अगर ये पॉइंट है तो उस पॉइंट को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर कोई लाइन है उस लाइन को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर कोई सर्कल है उस सर्कल को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। टूल पाथ बताना पड़ेगा कि आपका कटर कहाँ कहाँ होकर के जाता है, ये काम करेगा। और साथ ही साथ अगर एक से ज्यादा मशीनिंग ऑपरेशन वहां हो रहे हैं, इफ मोर देन वन मशीनिंग ऑपरेशंस आर देयर, देन यू हैव टू डिफाइन द सीक्वेंस ऑफ मशीनिंग ऑपरेशन। सीक्वेंस भी बताएगा भाई, जो प्रोग्रामर है वो उसका सीक्वेंस भी उसे बताना पड़ेगा। लाइक जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास एक ये प्लेट थी, सपोज आई हैव अ प्लेट लाइक दिस, ये प्लेट मेरे पास थी, तो इसकी मुझे एंड मिलिंग करनी थी। साथ के साथ मैंने आपसे बोला कि भाई एंड मिलिंग के साथ साथ इसमें होल भी बनाने हैं, एक होल यहाँ करना है, एक होल यहाँ करना है, एक होल यहाँ करना है। तो आपको एंड मिलिंग भी करनी है और होल मतलब ड्रिलिंग भी करनी है। तो आप जो भी प्रोग्रामर होगा उस प्रोग्रामर को बताना पड़ेगा कि पहले ड्रिलिंग करनी है या पहले मिलिंग करनी है। तो आपको ये सारे काम है, ठीक है। तो जब भी कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो उसमें जो प्रोग्रामर होता है, पहले तो उसे क्या क्या 3 काम करने होते हैं। ज्योमेट्री को डिफाइन करना होता है, ठीक है, या जो भी वर्क पार्ट होते हैं, जो भी वर्क पीस है उस पर काम करना होता है, उसकी ज्योमेट्री को डिफाइन करना पड़ेगा, टूल पाथ जो है उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और सीक्वेंस बताना पड़ेगा कि इस सीक्वेंस में आपका मशीनिंग ऑपरेशन करना है अगर मोर देन 1 प्रोसेसेस आर बीइंग यूज्ड ओवर देयर, ठीक है। पहला काम हो गया, ये प्रोग्रामर का काम है।
प्रोग्रामर ने ये सारी चीजें दे दी, डिफाइन कर दी। अब दूसरा काम आता है कंप्यूटर का। द सेकेंड वर्क इज डन बाय द कंप्यूटर। अब कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो इंफॉर्मेशन दी है, जो प्रोग्रामर ने इंफॉर्मेशन दी है, उस इंफॉर्मेशन को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा जो कि कंप्यूटर को इजीली अंडरस्टैंड हो। तो कंप्यूटर क्या करेगा, जो भी प्रोग्रामर का जो भी वर्क है, जो भी प्रोग्रामर ने इनपुट दिया है, प्रोग्रामर का जो भी इनपुट होगा, उस इनपुट को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जो कि कंप्यूटर को इजीली कन्वर्ट इन द फॉर्मेट इजीली अंडरस्टैंडेड बाय द कंप्यूटर। ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिस फॉर्म में कंप्यूटर जो है उसको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो यही काम होगा आपका, जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा जो कि कंप्यूटर को अच्छी से तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद उसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस करेगा। कैलकुलेशंस का मतलब है कि भाई आपने स्पीड कितनी दे रखी है, फीड रेट कितनी दे रखी है, स्पीड क्या है, फीड रेट क्या है, फीड रेट क्या है, ठीक है, स्पीड क्या है, फीड रेट क्या है, और यही सारी चीजें हैं, किस स्पीड से चलना है, फीड रेट क्या है, और अदर जो भी पैरामीटर्स हैं वो सारे पैरामीटर्स को वो एग्जीक्यूट करेगा। तो क्या किया कंप्यूटर ने, क्या किया, जो भी इनपुट लिया प्रोग्रामर से, वो सारे इनपुट को मशीन लैंग्वेज जो भी थी उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया जो कि कंप्यूटर को इजीली समझ में आ जाएगा। और जैसे ही उसने उस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, साथ के साथ वो कैलकुलेशन करेगा कि स्पीड क्या होनी चाहिए और फीड रेट क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें कैलकुलेट करेगा। कैलकुलेट करने के बाद एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कटर लोकेशन डेटा दे देगा। मतलब आपका जो कटर है वो इस टाइम पर किस जगह है, ये डेटा, ये वाली इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर आपका जनरेट करके दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो जनरेट होता है, ये जो डेटा जनरेट होता है, इसको बोलते हैं सीएल डेटा। क्या बोलते हैं इसको, सीएल डेटा, या सीएल फाइल बोलते हैं इसको, सीएल फाइल। ठीक है, समझ में आया यहां तक? हाँ जी, यस सर। यहां तक समझ में आ गया। तो सीएल फाइल मतलब क्या किया, जो भी इनपुट लिया उसको पहले उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया, उस मॉडल में कन्वर्ट कर दिया जो कि कंप्यूटर को इजीली समझ में आ जाए। और दूसरा, साथ के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अगर वहां हो रहा है तो उसको मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी वहां पर हो गई। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के बाद एक कटर लोकेशन डेटा जनरेट हो जाएगा, और जो कटर लोकेशन डेटा जनरेट होता है उसको हम सीएल डेटा या सीएल फाइल बोलते हैं। ठीक है, यहां तक ठीक है, यहां तक हो गया कंप्लीट। ये सीएल डेटा या सीएल फाइल होती है, उसको ये आ गया। ठीक है, अब ये जो फाइल हमारे पास अवेलेबल होगी, उस फाइल में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कटर, यूनिवर्सली एप्लीकेबल और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एप्लीकेबल कटर सेंटर कोऑर्डिनेट, जो कटर हमारा जहां पर है उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा वो जनरेट हो जाएंगे उस फाइल में। ये सारा डेटा हो जाएगा। तो कंप्यूटर ने पहला काम ये कर दिया कि ये सारा काम, मतलब सीएल डेटा या सीएल फाइल जनरेट हो चुकी है, जिसमें कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल कटर लोकेशन या कटर सेंटर कोऑर्डिनेट्स डेवलप हो चुके हैं। अब क्या करेगा, दूसरा काम कंप्यूटर क्या करेगा, ये जो भी सेंटर, जो जनरलाइज्ड कटर लोकेशन डेटा आया है, जो कटर लोकेशन डेटा आया है, इसकी हेल्प से ये ऑटोमेटिकली कोड जनरेट कर देगा। जो भी डेटा या इस फाइल में, सीएल फाइल में जो भी डेटा अवेलेबल आया है, जो भी यूनिवर्सली एप्लीकेबल कटर लोकेशन कोऑर्डिनेट्स आए हैं, ठीक है, उनको कन्वर्ट को इन दिस। तो अब कंप्यूटर का दूसरा काम क्या होगा कि जो भी डेटा आया है उसको, जो भी कटर लोकेशन डेटा आएगा उसको एप्रोप्रिएट एनसी वर्ड्स में एनसी वैलिड फॉर अ पर्टिकुलर मशीन टूल, उस मशीन टूल के लिए जो भी पर्टिकुलर एनसी कोड्स है उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जिस मशीन टूल पे आप उस पर काम करना चाह रहे हो, जैसे अगर मिलिंग करना चाह रहे हो तो उस पर्टिकुलर मिलिंग के लिए आपके ऑटोमेटिकली एनसी कोड्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग। तो पोस्ट प्रोसेसिंग में क्या हुआ कि जो भी सीएल डेटा हमें मिला, सीएल डेटा जो हमें मिला या सीएल फाइल जो मिला, इस सीएल डेटा से, इस सीएल फाइल से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली एनसी कोड्स डेवलप कर देगा। हमें कुछ एनसी वर्ड या एनसी कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या एनसी कोड डेवलप कर देगा, एनसी कोड्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है बेसिक प्रोसीजर कि किस किस तरीके से आपका कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग वर्क करती है। क्या होगा, आपने एक एपीटी पार्ट प्रोग्राम बनाया, इनपुट किया एपीटी पार्ट प्रोग्राम अपने कंप्यूटर में,
इसके बाद ये ट्रांसलेट हो जाएगा। ट्रांसलेट का मतलब होगा कि उस लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा, उस मॉडल में, उस मतलब मीडियम में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल है बाय द कंप्यूटर। फिर जो डेटा यहाँ से आएगा इसके साथ साथ फिर यहाँ पे अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस होंगी, कहीं वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीजें होंगी। वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, फीड रेट क्या है, ये सारे रेट, ये सारे डेटा हमें, ये वाली सारी कैलकुलेशन, ये वाला सारा न्यूमेरिकल डेटा हमारे पास अवेलेबल होगा। फिर इससे एक सीएल डेटा फाइल जनरेट हो जाएगी या कटर लोकेशन डेटा जनरेट हो जाएगा। ये कटर लोकेशन डेटा क्या करेगा, फिर इसके बाद फिर पोस्ट प्रोसेसर होगा। पोस्ट प्रोसेसर ऑपरेशन में क्या होगा, ये जो कटर लोकेशन डेटा है ये डेटा एनसी कोड्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा पार्ट प्रोग्राम एनसीएम N040 G01 G02 ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाएंगी। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, आपको इसको याद रखना है। ठीक है भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए आप लोग। नो सर, यहां तक नहीं है। चलिए अब हम चलते हैं एपीटी पार्ट प्रोग्रामिंग। अब एपीटी पार्ट प्रोग्रामिंग हमें क्या करना है, कुछ स्टेटमेंट हम यूज करते हैं। वी यूज सर्टेन स्टेटमेंट वाइल प्रिपेयर ए पार्ट प्रोग्राम इन दी ऑटोमेटिक पार्ट प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें 4 कमांड हमें यूज करनी है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है स्टेट दी वेरियस कमांड्स यूज्ड इन और वेरियस स्टेटमेंट्स यूज्ड इन एपीटी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें कौन से स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं। तो देखो, पहला स्टेटमेंट होगा ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट। ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर कोई ज्योमेट्री या अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो, उसमें कहीं कोई जो कर्व बना है वो सर्कुलर तो नहीं है, कहीं लाइन बनी है तो लाइन को डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट बना है तो पॉइंट को डिफाइन करना पड़ेगा, कोई प्लेन है तो प्लेन को डिफाइन करना पड़ेगा। किस तरीके से डिफाइन करेंगे वो मैं बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट लिखने हैं, इसके बाद आपको मोशन स्टेटमेंट लिखने हैं। मोशन स्टेटमेंट का मतलब है कि आपका टूल कैसे कैसे जाएगा, कहाँ कहाँ होकर के जाएगा, किधर किधर जा रहा है, उसके मोशन को डिफाइन करना पड़ेगा। फिर पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट होते हैं, पोस्ट प्रोसेसर स्टेटमेंट होंगे, और इसके बाद कुछ ऑक्सिलरी स्टेटमेंट भी होते हैं। तो ये सारे स्टेटमेंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, 4 स्टेटमेंट होते हैं। अब डिटेल में इनको 1 बाय 1 पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। तो देखो, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोज स्टेटमेंट विच आर यूज्ड टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ डिफरेंट शेप। ठीक है, कोई भी वर्क पीस है तो पहले स्टेटमेंट क्या है, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट, एपीटी ज्योमेट्रिक स्टेटमेंट्स। तो दीज स्टेटमेंट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ अ वर्क पीस इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, लाइंस। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट वेट करना है ना। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट का काम क्या होता है, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट का काम ये होता है कि जो भी वर्कपीस है उस वर्कपीस में जो जो ज्योमेट्रीज बनी हुई है, कहीं सर्कल बना होगा, कहीं पे ट्रायंगल बना होगा, तो उन सारी ज्योमेट्रीज को हमें पॉइंट की फॉर्म में, लाइन की फॉर्म में और सरफेस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, डिफाइन करना होगा। समझ में आया? अगर कोई ज्योमेट्री है, जैसे मान लिया फॉर एन एग्जाम्पल मैंने एक ज्योमेट्री आपको लिए कुछ ये वाली ज्योमेट्री बना दी, ये है, और अभी बस थोड़ा सा यहाँ पे कर्व बनाना है, वो कर्व में बना नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे कर्व बना दिया है। ठीक है, ये वाला पोर्शन नहीं है। तो आप देख रहे हो कि इस ज्योमेट्री में एक ये वाला पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट हो गए। यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, और ये कर्व्ड सरफेस है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, जो भी ज्योमेट्री होगी उस ज्योमेट्री को आपको पॉइंट की फॉर्म में, लाइंस की फॉर्म में या सरफेस की फॉर्म में डिफाइन करना होगा। वो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट का काम होता है। ठीक है, दिस इज द वर्क ऑफ ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट। तो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट में क्या है, दीज स्टेटमेंट आर यूज्ड टू डिफाइन द ज्योमेट्री ऑफ द वर्क पीस इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स, लाइंस एंड सरफेसेस। अब किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से इसका लिखा जाता है, इसका नोटेशन समझ लो। जनरल फॉर्म है ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ज्योमेट्री, मतलब ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट लिखने का ये सिंटेक्स है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्या है, पहले सिंबल। सिंबल मतलब जैसे मान लिया कि एक आप लोगों को एक कोई भी ज्योमेट्री थी, उसमें एक सर्कल बना हुआ है। तो सर्कल बनाने के लिए ये सर्कल हो सकता है, एक सर्कल हो, 2 सर्कल हो, 3 सर्कल हो, 4 सर्कल हो। तो सर्कल बनाने के लिए हमने मान लिया कि भाई सर्कल है, ये पॉइंट सर्कल के अंदर ये मान लिया एक पॉइंट है, इसका सेंटर, उस सेंटर को हमने C1 नाम दे दिया। C1 क्या दे दिया नाम, तो सिंबल हो जाएगा C1। C1 क्या है, एक सेंटर है सर्कल का, या पॉइंट है, एक सर्कल का पॉइंट है। इट इज इक्वल टू ज्योमेट्री। अब ये ज्योमेट्री क्या है, सर्कल है, तो यहाँ पे लिखोगे सर्कल हो गया। ऑब्लिक रिलेटेड डेटा, ऑब्लिक रिलेटेड डेटा। तो रिलेटेड डेटा क्या होगा, रिलेटेड डेटा मतलब कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, इस पॉइंट के क्या क्या कोऑर्डिनेट होंगे, वो डेटा, वो चीजें यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी अगर स्टेटमेंट आप लिखोगे, ये तो सिंबल आ गया, ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड डेटा। तो देखो, जो ज्योमेट्रिकल स्टेटमेंट होते हैं, कोई भी स्टेटमेंट होगा उसके 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने, जैसे P1 इज इक्वल टू पॉइंट स्लैश 10,5,8, ये जनरल नोटेशन है। अब इसका मतलब क्या है, देखो P1 है, P1 एक पॉइंट है, P1 क्या है, एक पॉइंट है,
और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता दिए गए हैं 10, 5, 8। दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो आपने एक पॉइंट डिफाइन किया है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 10, 5 और 8 हैं। अब बोलोगे 10 एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, वाई की कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये जेड कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, ये जो स्लैश है, ये स्लैश के दो तरफ का पार्ट होते हैं, ये वाला पार्ट होता है और एक पार्ट ये वाला होता है। इधर वाला जो पार्ट होता है उसको मेजर वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर वर्ड। ज्योमेट्री का टाइप बोल सकते हो या मेजर वर्ड बोलते हैं। मेजर वर्ड या ज्योमेट्री टाइप बोल सकते हो कि क्या है, वो पॉइंट है कि लाइन है कि ये सर्कल है, क्या है। और यहाँ जो होता है वो उसका डिस्क्रिप्टिव डेटा होता है। ठीक है, ये दो पार्ट से मिलकर के बना होता है। तो स्लैश के लेफ्ट साइड में होता है वो वर्ड होता है, ज्योमेट्रिकल वर्ड होता है या ज्योमेट्री का टाइप होता है, और राइट साइड में उसका डिस्क्रिप्टिव डेटा कि उसके लोकेशन वगैरह, कट ऑफ पॉइंट्स, ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। लेफ्ट स्लैश के लेफ्ट साइड में मेजर वर्ड होते हैं, जैसे पॉइंट हो गया, लाइन हो गया। ज्योमेट्री के टाइप हो जाएंगे, टाइप ऑफ ज्योमेट्री, मतलब कौन सी ज्योमेट्री आप डिफाइन करने वाले हो। और इसके राइट में जो होंगे वो उसका डिस्क्रिप्टिव डेटा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो डिस्क्रिप्टिव डेटा है, उस डिस्क्रिप्टिव डेटा को हम कॉमा के थ्रू सेपरेट कर देते हैं। A comma is used as a separator between the data on the right side of the slash। हर एक, जैसे x कोऑर्डिनेट के बाद कॉमा, फिर y कोऑर्डिनेट के बाद कॉमा, फिर z कोऑर्डिनेट, ये आ गया। इस तरीके से आप इसको डिफाइन करेंगे। साथ ही साथ एक इक्वल साइन हम लगा देते हैं। ये इक्वल साइन क्या करेगा कि जो P1 है वो P1 क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, ये असाइन है, मतलब ये P1 एक पॉइंट, P1 क्या है, उसको हमने एक असाइन कर दिया वैल्यू। तो P1 जो है वो एक पॉइंट है, तो हमने P1 को पॉइंट असाइन कर दिया कि P1 एक पॉइंट है। तो उस पर्टिकुलर ज्योमेट्री डेटा वेरिएबल को असाइन करना होता है। ठीक है, एन इक्वल साइन असाइन द ज्योमेट्री डेटा टू द वेरिएबल। ठीक है, इसके अलावा अदर ज्योमेट्री हो सकती है, आपकी लाइन हो सकती है तो यहाँ पे लाइन आ जाएगा, सर्कल हो सकता है तो सर्कल आ जाएगा, प्लेन होगा तो प्लेन आ जाएगा। अब सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है, पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे, सर्कल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और प्लेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, और तो ये सारा चीजें अब आपको आगे पढ़नी है। अब जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि किसी भी, अगर हम बात करते हैं, एक लाइन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं या एक पॉइंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। टेल मी हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिफाइन ए पॉइंट। बताइए, बोलिए, एक पॉइंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ये कोई पॉइंट मान लिया मैंने, इस पॉइंट को कैसे डिफाइन करेंगे बताइए। हाँ जी बताइए, टेल मी। कोई बताएगा भाई? पॉइंट को डिफाइन करने के लिए उसके कोऑर्डिनेट बता दो ना, तो समझ जाएगा कि भाई ये x में इतना जाना है, y में इतना जाना है, z में इतना जाना है, बस खत्म हो गया। ये पॉइंट हमारा यहां पर हो गया। और मेथड बताओ कैसे डिफाइन कर सकते हैं। एक तो मेथड ये हो गया, और मेथड बताओ। हाँ जी, और कुछ बता सकते हो तरीका? दो लाइन 1, मैं बोलूं सर? हाँ हाँ बोलो। दो लाइन को इंटरसेक्ट कर हो रहा है वहां पे लाइन 1 और लाइन 2 जहां पर इंटरसेक्ट करेंगी, एक वो पॉइंट हो सकता है। तो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन L1 और L2, यही तो बताना होता है, पता नहीं कहाँ है। तो लाइन को डिफाइन कर सकते हैं सर। वो पॉइंट को डिफाइन कर रहे हैं तो सर जीरो रेडियस, जीरो डायमेंशन। यस सर, चलो ठीक है, वो डेफिनेशन बता रहा है। अब अगर मैं इसी तरीके से लाइन की बोलूं तो लाइन को कितने तरीके से बता सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो वही है कि हमें कितने तरीके हो सकते हैं, वही डिफाइन करेंगे पॉइंट को। ठीक है, तो एक पॉइंट को डिफाइन करने के, एक पॉइंट को स्पेसिफाई करने के तरीके हैं। तो आप किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से डिफाइन कर सकते हो। देखो ज्योमेट्री हमारे पास आएंगी, यहाँ पर बहुत सारी ज्योमेट्री मिलेंगी। ठीक है, उस ज्योमेट्री में या जो भी एक वर्कपीस बनाएंगे उसमें बहुत सारी ज्योमेट्रीज होंगी। उन ज्योमेट्रीज का कोलेब्रेशन होगा या उस ज्योमेट्री का कॉम्बिनेशन होगा वो। तो पॉइंट, अगर जैसे मैंने बोला एक पॉइंट P1 है, तो पॉइंट P1 को अगर डिफाइन करना है तो P1 इज व्हाट, एक पॉइंट को स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं। P1 इज इक्वल्स टू, ये P1 को हमने असाइन कर दिया। क्या असाइन कर दिया? P1 क्या है, अब मैंने बता दिया कि भाई ये ज्योमेट्री क्या है, ये एक पॉइंट है, स्लैश x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, मतलब उससे कोऑर्डिनेट बता तो पॉइंट P1 मतलब स्पेसिफाई हो गया। P2 को अगर स्पेसिफाई करना है, एक और पॉइंट में अगर दूसरे तरीके से स्पेसिफाई करना चाहूँ तो P2 क्या है भाई, P2 एक ज्योमेट्री जो है वो पॉइंट है। अब ये क्या है, इंट ऑफ का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ। इंट ऑफ का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, INTERSECTION, इंटरसेक्शन, SEC इंटरसेक्शन ऑफ किस का,
इंट ऑफ मतलब इंटरसेक्शन ऑफ किसका, L1 एंड L2। L1 लाइन और L2 लाइन का जहां पर इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट P2 है। तो देखो L1 लाइन ये जा रही है, L2 लाइन ये जा रही है, इन दोनों ये दोनों जहां कट करेंगी वो आपका P2 हो जाएगा। समझ में आ गया पॉइंट? हाँ जी, यस सर। चलिए अगला देखते हैं लाइन को कैसे स्पेसिफाई करेंगे। तो लाइन को स्पेसिफाई करने के लिए पहला तरीका ये फिर 2 पॉइंट टेलिंग, 2 पॉइंट, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो लाइन क्या है, L1, हम जैसे मैंने ये L1 लाइन है, मुझे इसे स्पेसिफाई करना है। तो L1 क्या है, L1 क्या भाई, मैंने एक लाइन बता दी कि L1 जो है वो एक लाइन है स्लैश। अब ये लाइन कब मिल रही है, जब मैं P3 को P4 से डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा हूँ। L1 वो लाइन है जो P3 को P4 पॉइंट से मिलाने पर बन रही है। P3 पॉइंट ये रहा, P4 पॉइंट ये रहा, इन दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया, वो आपकी L1 लाइन हो गई। ठीक है, एक और तरीका क्या है कि लाइन L2 लाइन हमारे पास है, वो L2 क्या है, एक लाइन है स्लैश P5 पॉइंट है, लेफ्ट 10 to C1। L2 एक लाइन है जो कि P5 का मतलब है कि 0.5 से तो पास हो रही है, 0.5 से पास हो रही है, और लेफ्ट में है, किस लेफ्ट में है, टेंजेंट टू C1। तो C1 जो है, C1 एक सर्कल है, C1 एक सर्कल है, उसके टेंजेंट में है, उससे मतलब एक टेंजेंट बना रहा है। ठीक है, मतलब दोबारा से सुनो, L2 एक लाइन है जो P5 पॉइंट से पास हो रही है, और एक सर्कल है, जो सर्कल C1 है वो C1 के टेंजेंट में है और सर्कल के लेफ्ट में। तो देखो ये सर्कल हो गया है ना, यहां से देखो ये सर्कल है, इस सर्कल का ये लेफ्ट हो जाएगा और ये राइट। मतलब अगर हम यहां से खड़े हैं, यहां खड़े होकर देख रहे हैं, तो ये सर्कल का लेफ्ट हो गया और ये सर्कल का राइट हो जाएगा। होगा कि नहीं? ये सर्कल का लेफ्ट हो गया ना, अगर आप यहां से देखो, इस पॉइंट से खड़े होकर के देखोगे तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। तो P5 एक मतलब अगर हमें L2 लाइन डिफाइन करनी है तो L2 इज ए लाइन, स्लैश लगाओगे P5 मतलब P5 पॉइंट से पास हो रही है, और इसका जो एक और जो लाइन है P5 से पास हो रही है, साथ ही साथ ये जो C1 सर्कल है वो C1 सर्कल के टेंजेंट में है और उसके लेफ्ट साइड में है। तो ये L2 लाइन डिफाइन कर दी। अगर L3 को डिफाइन करना है तो L3 इज इक्वल्स टू लाइन स्लैश P5 राइट 10 to C1। मतलब C1 सर्कल के राइट में है, P5 पॉइंट से पास हो रही है और सर्कल C1 के टेंजेंट लाइन है। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, 10 to का मतलब होता है टेंजेंट टू। ठीक है, 10 to का मतलब क्या है, टेंजेंट टू। टेंजेंट तो आपको पता होगा कि नहीं पता है? यस सर। टेंजेंट टू, 10 to का मतलब होता है टेंजेंट टू। ठीक है, ये दोनों तरीके समझ में आ गए, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। अगला है L4 इज अ लाइन स्लैश P6 पॉइंट से पास हो रही है, पैरेलल L5। पैरेलल की देख लो, PARLEL, पैरेलल को स्पेलिंग में PRLLEL नहीं लिखा जाता, यहाँ पर P कैपिटल में लिखे जाएंगे, याद रखना। ये जितने भी लिखे जाएंगे वो स्टेटमेंट कैपिटल में लिखे जाएंगे, स्मॉल में मत लिख के चले जाना। ठीक है, ये जो भी लेटर लिखे जाएंगे कैपिटल में आएंगे, PARLEL। तो L4 एक लाइन है जो P6 पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है किसके, L5 के। L5 लाइन के पैरेलल है और P6 पॉइंट से पास हो रही है। तो देखो L4 जो लाइन है वो P6 पॉइंट से पास हो रही है और इस लाइन की पैरेलल है कि नहीं। देखो ये वाली लाइन खिंच गई कि नहीं खिंच गई, ये वाली लाइन देखो, ये लाइन है। यस सर। ठीक है, और क्या तरीका है, अगर टेंजेंट पैरेलल नहीं है तो परपेंडिकुलर भी होगी, तो परपेंडिकुलर भी डिफाइन कर सकते हैं। हमने इस तरीके से L6 डिफाइन कर दिया। L6 इज व्हाट, L6 एक लाइन है दैट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट 6। L6 पॉइंट P6 पॉइंट से पास हो रही है, ये वाली, ये P6 पॉइंट से पास हो रही है, ये L6 लाइन है, ये वाली P6 पॉइंट से पास हो रही है और परपेंडिकुलर को लिखते हैं PRP, पर PRP TO का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू। ठीक है, परपेंडिकुलर टू, PERPENDICULAR, परपेंडिकुलर टू। किसके परपेंडिकुलर है, टू L5 लाइन के परपेंडिकुलर है और P6 पॉइंट से पास हो रही है, वो लाइन है हमारी L6। तो देखो ये L6 लाइन आ गई जो कि L5 से परपेंडिकुलर है और P6 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, L6 समझ में आ गया। तो यहां तक हमने देख लिया कि किस तरीके से एक लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। अब सर्कल को कैसे डिफाइन करेंगे।
सर्कल को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, तो वो सर्कल को स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि सर्कल को कैसे स्पेसिफाई करें। तो सर्कल को स्पेसिफिकेशन के लिए देखो हमें सेंटर पता होना चाहिए और रेडियस पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो C2 एक सर्कल, C2 एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, पॉइंट नंबर 7, P7 उसका सेंटर है और उसकी रेडियस कितनी है 5। देखो P7 सेंटर है और रेडियस कितनी है 5। तो ये आपका क्या हो गया, एक सर्कल को डिफाइन कर दिया। सेंटर पता होना चाहिए और उसकी रेडियस पता होनी चाहिए। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। C2 सर्कल है, इस सर्कल को हमने C2 बोल दिया है, दैट इज इक्वल टू एक सर्कल है स्लैश सेंटर, इसका सेंटर P7 पर है, सेंटर CENTER आएगा, ये कोड याद रखने हैं आपको, सेंटर कॉमा P7 कॉमा इसकी रेडियस को, रेडियस पूरा लिखा जाएगा 5, जिसकी रेडियस 5 mm या जो भी, ठीक है। अब C3 सर्कल को एक और तरीके से स्पेसिफाई कर सकते हैं, कैसे तरीके से, C3 इज अ सर्कल जिसका सेंटर P8 पर है और एक लाइन L7 जो है वो इसके टेंजेंट है। तो L लाइन 7 जैसे ही आपको दिखेगी कि आपके पास L लाइन एक L7 लाइन खींची हुई है, तो आपको क्या करना है, इसको सेंटर मानना है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको पहले ही पता चल जाएगा, तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी। इसको सेंटर मान करके हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे, इस तरीके से खींच देंगे पूरा, यहाँ पे सॉरी ये पूरा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बताइए। C3 आ गया समझ में। अब सर्कल को एक और हमारे पास अगर 3 पॉइंट होंगे तो 3 पॉइंट के हिसाब से भी बता सकते हैं, 3 पॉइंट मेथड जो है। तो सर्कल क्या है, C4 इज अ सर्कल दैट इज पासिंग फ्रॉम पॉइंट P9, P10 और P11, P9, P10, P11, ये रहा 3 पॉइंट से पास हो गए। अगर आपको कोई 3 पॉइंट पता है, अगर मैंने आपसे बोला कि भाई ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, इससे एक सर्कल बनाना है, तो बिल्कुल बना दोगे। 3 पॉइंट से जाता हुआ एक सर्कल खींच दोगे आप, वो खिंच जाएगा ना, एक तरीके से बन जाएगा, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। 3 पॉइंट बता देंगे। 3 पॉइंट अगर सर्कल की पेरीमीटर पे अगर आपको देखो 3 पॉइंट से ट्रायंगल भी बन सकता है, 3 पॉइंट से सर्कल भी बन सकता है। तो आपको 3 पॉइंट बता दिए कि P1, P9, P10, P11 से इससे जाता हुआ एक सर्कल खींच देना है। एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, C5 एक सर्कल है, उसका एक सेंटर बता दो और कोई 2 पॉइंट बता दो, या सेंटर बता दो, सेंटर P12 है और P13 उसकी पेरीफेरी पर है। सेंटर एक सर्कल है जिसका सेंटर P12 पर है और इसका एक पॉइंट इसकी पेरीमीटर पर 13 है, P13। तो P13 पॉइंट पता है, ये पता है, इन दोनों की डिस्टेंस मेजर करोगे, यहाँ सेंटर, ये तो सेंटर पता ही है, इतनी रेडियस का एक आर्क लगा दोगे, मतलब एक वो लगाओगे तो आपको सर्कल मिल जाएगा। तो सर्कल को डिफाइन करने के तरीके कितने हो गए, कितने तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो पॉइंट को हमने 2 तरीके से डिफाइन किया, लाइन को 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से, 5 तरीके से लाइन को डिफाइन किया, 1, 2, 3, 4 तरीके से हमने सर्कल को डिफाइन कर लिया, ठीक है। अब एक सरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे, हाँ बोलो, प्लेन को कैसे डिफाइन करेंगे सर वो आपने जो सर्कल वाला 3 पॉइंट वाला बताया था सर, उसमें वो भी ले सकते हैं ना सर, सेंटर वाला पॉइंट। हाँ, सेंटर वाला पॉइंट ऐड नहीं है। हाँ तो सेंटर वाले अगले में बता दिया ना, नहीं सेंटर वाला तो है ही नहीं। P9, 10, 11, ये 9, 10, 11 है, इसमें तो सेंटर आया ही नहीं। 3 पॉइंट देखो, आप लोगों ने अगर ऑटोकैड पढ़ा है ना, ऑटोकैड अगर आपको पता होगा तो ऑटोकैड में सर्कल ड्रॉ करने के कई मेथड होते हैं, 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, TTR पढ़ा है कि नहीं। देखो अभी ऑटोकैड की जब आने तो जब जैसे स्टार्ट होती है उसमें सब कुछ है, ये सारे मेथड हैं, इसको TTR बोलते हैं। एक और TTR मेथड होता है, टेंजेंट रेडियस, उससे भी करते हैं। 2 पॉइंट मेथड, 3 पॉइंट मेथड, पॉइंट और रेडियस से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब ये प्लेन को स्पेसिफाई करने के हो गए, केवल यहीं तक पढ़ेंगे आज, प्लेन को स्पेसिफाई। तो ये ज्योमेट्री स्पेसिफिकेशन और प्लेन में क्या है, PL1 एक प्लेन है। तो PL1 क्या है, एक प्लेन है, हमने ज्योमेट्री बता दी, स्लैश P1, P2, P3। अब वो प्लेन कैसे बनेगा, उसमें प्लेन में 3 पॉइंट है, P1, P2, P3। तो देखो P1 आ गया, P2 आ गया, P3, और ये तीनों पॉइंट एक ही प्लेन में होंगे। भाई अगर ये थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होगा तीसरा पॉइंट, तो वो नहीं बन पाएगा प्लेन, है ना। 2 पॉइंट से प्लेन स्पेसिफाई कर सकते हो क्या आप, नहीं कर सकते हो। 2 पॉइंट से नहीं कर सकते हो, 3 पॉइंट चाहिए, एक प्लेन, एक पॉइंट ये पर। तो आप प्लेन चाहें तो भाई आप ऐसे भी बना सकते हो, भाई प्लेन तो ऐसे भी बन गया, दोनों पॉइंट आ गए। और कुछ चाहे तो प्लेन ऐसे भी बना सकते हैं। अगर 2 पॉइंट की बात करेंगे तो ऐसे करके भी तो प्लेन बन सकता है, 2 पॉइंट वाला। तो 2 पॉइंट से प्लेन ऐसे बन सकता है, कहीं भी बन सकता है,
लेकिन प्लेन को एग्जैक्टली डिफाइन करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही P1 P2 तो ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने P3 अगला पॉइंट एक और डिसाइड कर लिया तो हमने बता दिया कि ये हॉरिजॉन्टल रहेगा या वर्टिकल रहेगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमें बताने चाहिए एक प्लेन को डिफाइन करने के लिए। एक है PL2, PL2 इज व्हाट? PL2 इज अ प्लेन। P4 से पास हो रहा है वो वाला प्लेन, पैरेलल, और पैरेलल है किसके? प्लेन नंबर 1 के। तो PL1 के पैरेलल है, PL2 एक प्लेन है जो PL1 के पैरेलल है, और दूसरे पॉइंट एक पॉइंट P4 से पास हो रहा है। अब देखो प्लेन, ये जो प्लेन होगा भाई, प्लेन हो सकता है इसके नीचे वाले पॉइंट से भी तो पास हो सकता है, उससे नीचे, लेकिन जैसे ही आपने डिफाइन किया कि P4 पॉइंट से पास हो रहा है तो उसकी डिस्टेंस फिक्स हो गई, कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है ये वाला प्लेन, है ना। तो दीज आर द मेथड्स टू स्पेसिफाई पॉइंट, लाइन, सर्कल एंड प्लेन्स। ज्योमेट्री इस तरीके से स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। आधा काम सुन लो, हमारा आपका जो प्रोग्राम बनेगा उसमें आधा काम तो आपको यही लिखने हैं कि पॉइंट हो गया, इसमें लाइन को बनाना है, पहले पॉइंट को स्पेसिफाई करेंगे, फिर लाइन को स्पेसिफाई करेंगे, फिर प्लेन्स को, फिर सर्कल को, इस तरीके से स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका जो प्रोग्राम है वो काफी हद तक 1/4 पार्ट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं, बाकी जो स्टेटमेंट रह गए हैं वो अगली वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए।